इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर जो चीजें हम लोगों को पढ़नी थी वो क्या थी? डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी, कैटेगरीज ऑफ मेट्रोलॉजी, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी, नीड ऑफ इंस्पेक्शन, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रीडेबिलिटी, कैलिब्रेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो इसमें से कुछ एक जो है टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर दिए, कुछ एक बाकी है वो आज हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमने सोर्सेस ऑफ एरर्स देखा था और फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्यूरेसी ये भी देख लिया है। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर गेटिंग हायर प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, कंसेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं वन बाय वन। मेट्रोलॉजी। So what is metrology? Metrology is a branch of science which deals with the measurement, or metrology needs precise measurement and use of apparatus and equipment to obtain degree of accuracy. यहाँ पे देखो definition दी गई है। Metrology is the science of measurement and primarily concerned with the establishment of reproduction, conservation and transfer of units of measurements and their standards. In total, metrology is a science which establishing units of measurement, reproducing these units as a standard, ensuring the uniformity of measurement, development of method of measurement, and analysis of accuracy of methods related to errors. तो सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसा बताता हूँ आपको, मेट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट। बस इतना भी अगर आप लिख देते हो तो इतना आपके लिए सफिशिएंट। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी? क्यों जरूरत है हमको मेट्रोलॉजी? तो इसमें देखो कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, तो वन बाय वन देखते हैं उसकी। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी को हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि नीड ऑफ मेट्रोलॉजी, हमको क्यों ज़रूरत है मेट्रोलॉजी की। तो मैंने आपको एकदम ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन किया था, मेट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर मैं एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। अब यहाँ पे देखो 5 पॉइंट्स है। क्या है वो 5 पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन इंडस्ट्रीज। सूटेबल या फिर प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपको सिलेक्शन करते आना चाहिए। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द प्रॉपर मेजरिंग स्टैंडर्ड। आपको कौन सा यूनिट वगैरह यूज करना है, कौन सा प्रॉपर स्टैंडर्ड आपको यूज करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है मेट्रोलॉजी का? इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन वाला जो काम है वो काम को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, वो हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर डिटरमाइनिंग प्रोसेस कैपेबिलिटीज मेजरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। आपको अगर प्रोसेस की कैपेबिलिटीज पता करने हैं, डिटरमाइन करने हैं, तो उसके लिए क्या है? आपको मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये समझने के लिए, फोर्थ पॉइंट समझने के लिए मैंने आपको आईफोन और ओप्पो फोन का एग्जांपल दिया था, अलग अलग कंपनीज का एग्जांपल दिया था कि उसकी जो क्वालिटी होती है, आईफोन की जो क्वालिटी सुपीरियर होती है, ओप्पो की जो क्वालिटी है वो ऑर्डिनरी है या फिर मॉडरेट लेवल की है। ठीक है, तो अब इसमें जो है प्रोसेस की कैपेबिलिटीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों ओप्पो की जो है क्या बोलेंगे ऑर्डिनरी क्वालिटी की आ रही है और एप्पल की क्यों स्टैंडर्ड क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की आ रही है। तो जो पैटर्न और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इसके अंदर कंपनी, अलग अलग कंपनीज के अंदर, उसके ऊपर से जो है आपका उस पर ये डिपेंड करता है आप कितने प्रिसाइजली उसका मेजरमेंट ले रहे हो, क्या कितना जो है उसके अंदर डायमेंशन में कितना टॉलरेंस आप दे रहे हो, क्वालिटी के ऊपर कितना फोकस कर रहे हो, और उसका जो मेजरमेंट ले रहे हो उसके लिए मेजरमेंट के लिए आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उन इंस्ट्रूमेंट्स का जो है टाइमली कैलिब्रेशन करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो। ये सारी चीजें यहाँ पे 4 पॉइंट में डिपेंड करती है। देन टू डिसाइड और फाइंड आउट द टॉलरेंसेस। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो एग्जैक्टली उतने ही डायमेंशन पे या सेम डायमेंशन पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक टॉलरेंस जोन या फिर टॉलरेंस लिमिट देनी होगी। तो उस टॉलरेंस का लिमिट का क्या काम होता है? उस टॉलरेंस लिमिट का काम होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए ताकि जो वेस्टेज निकलता है वो वेस्टेज कम से कम निकले। स्टैंडर्डाइजेशन,
स्टैंडर्ड जो है आपके प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करोगे, जितने अच्छे जो है इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करोगे और जितना केयरफुली उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करोगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने भारी का इंस्ट्रूमेंट या फिर अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट परचेज करके लेकर आ गया, लेकिन आपको यूज़ कैसे करना है उसका पता ही नहीं। आप गलत तरीके से या गलत मेथड से उसको यूज़ कर रहे हो। उसको हैंडल कैसे करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, मोड ऑफ ऑपरेशन अगर आपका जो है रॉन्ग है, तो आप चाहे कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाओ, कितना भी वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाओ, आपको रीडिंग जो मिलेंगे वो रॉन्ग है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं, पहला कि वेल कैलिब्रेटेड और हाई क्वालिटी के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, दूसरा उसका जो यूज़ है, उसका जो ऑपरेशन है, उसको जो ऑपरेट कर रहा है वर्कर, वो भी प्रॉपर वे में होना चाहिए, करेक्ट वे में होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अगर हम करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर होगा, या फिर हमारा जो गिवन वैल्यू है उसके बिल्कुल करीब रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन वालों का जो काम है वो काम वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन वाले ही अगर ध्यान से ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, ऊपर के 6 पॉइंट्स को अगर फॉलो करेंगे, तो जो 7th पॉइंट है हमारा, कि इसमें जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का जो काम होता है, जिसके अंदर वो एक्यूरेसी और प्रिसिशन को चेक करते हैं, ये काम ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाले ही करके उनको दे देंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एनी हाउ हमको ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी रखना होगा, ताकि बाय मिस्टेक कोई चीज़ जो है डिफेक्टेड कोई पीस या डिफेक्टेड प्रोडक्ट हमारा मार्केट में ना चले। इसके लिए इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का होना ज़रूरी है, बट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का लोड कम करने के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में ही या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही अगर प्रिवेंटिव एक्शंस ले लेंगे, तो वेस्ट मटेरियल निकलने का या फिर मटेरियल रिजेक्ट होने का जो चांस है हमारा वो रिड्यूस हो सकता है। तो दीज आर द 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कैटेगरीज ऑफ मेट्रोलॉजी और टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजीज। तो इसके अंदर देखो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है लीगल मेट्रोलॉजी, देन साइंटिफिक मेट्रोलॉजी, देन डिटर्मिनिस्टिक मेट्रोलॉजी, देन इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी। अब ये एग्जाम में कई मरतबा पूछ चुका है, विंटर 2010, विंटर 2013, समर 2016, समर 2017, समर 2018, ये सारे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है कैटेगरीज के ऊपर। अब ऑब्वियसली ये जो एग्जाम हुआ करते थे वो ऑफलाइन मोड में हुआ करते थे या फिर थियरी बेस्ड एग्जाम्स हुआ करते थे, बट राइट नाउ एज कोरोना पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से आपके जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, उसमें से भी आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। बट एनी हाउ इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के इस पैटर्न के क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं या बनते हैं। तो इसका जो पैटर्न है आपको मिड टर्म और एंड टर्म टेस्ट के अंदर देखने को मिल सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइप ऑफ मेट्रोलॉजी इज लीगल मेट्रोलॉजी। इट इज अ पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी विच रिलेट्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट and instrument to the statutory, technical and legal needs. Legal metrology is directed by organizations like National Service of Legal Metrology (NSLM), which solves the problem of legal metrology. They also ensure the guarantee of their accuracy by comparison with international standards. So in short, legal metrology is a type of metrology which deals with the units of measurement and methods of measurement. ओके, सिर्फ बनाता ही नहीं है, जो चीज़ बन जाती है उसको बाद में गवर्न करने का या फिर जो है उसको कंट्रोल करने का काम भी करता है। जो गवर्नमेंट की जो बॉडी है, जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लीगल मेट्रोलॉजी के साथ डील करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल सर्विस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (NSLM), which deals with the legal metrology. Okay, legal metrology plays a very important role in maintaining uniformity of measurement throughout the world with the help of international organization weight and measure. तो ये जो NSLM है, हमारी इंडिया की जो NSLM ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके बीच में कोऑर्डिनेट करती है? वो कोऑर्डिनेट करती है हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है हमारे कंट्री, नेशन वाइड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रहेंगे, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते होंगे,
उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स, IOWM, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था BMW कार का, कि BMW का जो कंपनी है उसका जो ओरिजिन है वो जर्मनी का है। अब इंडिया के अंदर भी BMW की कार्स मिलते हैं हमको, तो मान लो नट और बोल्ट कुछ तो एक छोटा सा पार्ट खराब हुआ है, उसका सिंपल सा पार्ट खराब हुआ है BMW कार का, तो क्या करेंगे हम लोग? जर्मनी जाएंगे वो छोटा सा पार्ट लेने के लिए? नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। हम क्या करेंगे? इंडिया की किसी मैन्युफैक्चर की गई कंपनी का भी अगर हम पार्ट लगा देंगे तो वो उसको सूट हो जाएगा। तो क्यों सूट हुआ है? सूट इसलिए हुआ है कि BMW कार ने किसको फॉलो किया था? IOWM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स को फॉलो किया। और इंडिया के अंदर जो कंपनी है, जो फास्टनर वाली कंपनी है, जो नट और बोल्ट बना रही है, वो भी किसको फॉलो कर रही है? इनडायरेक्टली IOWM को फॉलो कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स। जिसकी वजह से ये दोनों के जो डायमेंशंस रहेंगे वो सेम रहेंगे। अगर जर्मनी वाली कंपनी बोल रही है कि हमने 10 नंबर वाला जो है नट और बोल्ट लगाया है, तो इंडिया के अंदर भी जो 10 नंबर वाला नट और बोल्ट रहेगा वो भी सेम साइज का ही रहेगा। ओके, देन यस लीगल सर। मेट्रोलॉजी इज रिलेटेड विथ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर लीगल रिक्वायरमेंट। तो इसका जो है जुडिशरी एरिया है लीगल मेट्रोलॉजी का, वो किस किस चीज़ों को गवर्न कर सकता है या मॉनिटर कर सकता है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स को मॉनिटर करता है। यूनिट्स, कौन से यूनिट्स यूज करने हैं आपको, किस टाइप का मेजरमेंट करना है। जैसे लिक्विड का मेजरमेंट करना है तो आमतौर पर हम लीटर्स में मेजर करते हैं। अगर आप लोग वेट मेजर करना चाहते हैं तो आप केजीज में मेजर करेंगे। अगर आप लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। इस तरीके का जो है कौन सा यूनिट किस टाइप का मेजरमेंट करने के लिए यूज होगा, ये डिफाइन करने वाली जो अथॉरिटी है उसको हम लोग लीगल मेट्रोलॉजी बोलते हैं, या टाइप है मेट्रोलॉजी का जो ये डिफाइन करता है कि कौन सा यूनिट कौन किस टाइप का मेजरमेंट करेगा, वो लीगल मेट्रोलॉजी वाला ब्रांच। Then legal metrology has its applications in commercial transactions related with net quantity, industrial measurement accuracy, and interchangeability, measurements of health, measurement of human safety। तो अभी जैसे मेजरमेंट ऑफ हेल्थ है, जैसे एक्सरे है, आपका सोनोग्राफी, आपका सीटी स्कैन है, MRI है, ये सारी चीज़ें जो है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, इनको गवर्न करने का या इनको मॉनिटर करने का भी काम जो है लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर में ही आता है। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी। देन आते हैं हम लोग सेकंड टाइप ऑफ मेट्रोलॉजी पे, वो है आपका साइंटिफिक मेट्रोलॉजी। So the scientific metrology refers development of new measuring technology and scientific methods. Scientific metrology relates to the measurements done to validate the theories of nature and enhance basic knowledge about the science and nature. So scientific metrology किसको बोलेंगे हम लोग? जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो ये बता रहे हैं आपको कि किस तरीके का ये यूनिट्स कैसे बनाए गए हैं, देन ये यूनिट्स को कैसे यूज करना है, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है आपको मेजरमेंट करने के लिए, उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको कैरी कैसे करना है, ये सारी चीजें जो डिफाइन करके देने वाले लोग हैं वो साइंटिफिक मेट्रोलॉजी। देन आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर मेट्रोलॉजी के, वो जो कि है डिटर्मिनिस्टिक मेट्रोलॉजी। सो द डिटर्मिनिस्ट मेट्रोलॉजी इज दैट in which part measurement is replaced by process measurement. This will be useful for machines under automatic control because these are totally deterministic in performance. In the system of a process is monitored by controlled in this system of process is monitored and controlled by automatic sensors of various parameters. This technology is used for very high precision manufacturing machines and control systems to obtain accuracy in terms of nanotechnology. So the determining मेट्रोलॉजी किसको बोलेंगे हम लोग? जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेथ मशीन का एग्जाम्पल देखते हैं तो लेथ मशीन बहुत सारे टाइप्स की आती है। सबसे एडवांस जो लेथ मशीन है वो आपकी CNC लेथ मशीन होती है, जिसके अंदर आपको किसी भी टाइप का ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत बहुत कम पड़ती है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस की जरूरत बहुत कम पड़ती है।
मैक्सिमम जो काम है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रोग्राम किया जा चुका है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक बेसिस पे होगी। मैनुअल बेसिस पे उसको चेंजेस करने की या उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। सो ये जो प्रोग्रामिंग की है कि कैसे ऑपरेशंस होंगे, कैसे सारी चीज़ें होगी, जो आपका टूल रहेगा कौन सा रहेगा, टूल का मूवमेंट कैसा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जो डिटरमाइन करके दी है या प्रोग्राम करके दी है, वो आता है आपके डिटर्मिनिस्टिक मेथोडोलॉजी के अंदर। देन आते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट टाइप के ऊपर मेथोडोलॉजी के, वो है इंडस्ट्रियल मेथोडोलॉजी। So the industrial methodology is the industry related development of inspection for a specific industry industrial need। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हर इंडस्ट्री के अंदर जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। वो टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, किस टाइप का प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप किस तरीके का आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो ये इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी का जो प्रोसेस है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। हर इंडस्ट्री में जिस तरीके से इंस्पेक्शन होता है, ऑब्वियसली मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के अंदर इंस्पेक्शन का एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिसमें आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग आपका जो प्रोडक्ट है, फाइनल जो कंपोनेंट है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है, उसको एग्जामाइन किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, ताकि कोई डिफेक्टिव चीज मार्केट में ना चले जाए, जिसकी वजह से उस कंपनी का जो ब्रांड नेम है, कंपनी का जो नाम है, कंपनी की जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, वो खराब ना हो, डैमेज ना हो। तो ये जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, उनका जो काम करने का तरीका है, इंस्पेक्ट करने का जो तरीका है, वो हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी होता है। हर इंडस्ट्री का जो इंस्पेक्शन का मेथड रहेगा वो अलग अलग रहेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। अब वो वेरिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो वेरिएशन डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट के ऊपर। आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, किस टाइप का है, उसके डायमेंशन कैसे, उसके हिसाब से उसका इंस्पेक्शन मेथड भी रहेगा। देन उस इंस्पेक्शन मेथड में लगने वाले मशीनरीज भी जो है वेरी करेंगे, हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग अलग रहेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंस्पेक्शन एंड इट्स नीड्स। इंस्पेक्शन किसको बोलते हैं और उसकी जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, तो इंस्पेक्शन इज डिफाइंड एज चेकिंग ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन जॉब। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंस्पेक्शन करेंगे मतलब क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करना मतलब एग्जामाइन करना, क्वालिटी चेक क्लोजली करेंगे। मॉनिटर करना। हाँ, अब क्या चीज चेक करेंगे, सबसे पहले जो ड्राइंग थी, उस ड्राइंग के हिसाब से आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है क्या, ड्राइंग के अंदर जो डायमेंशन दिए गए थे फाइनल प्रोडक्ट के भी डायमेंशन उससे मिलते जुलते हुए हैं क्या, उसके आसपास हैं क्या, सबसे पहले ये चेक करें। देन उसके बाद इंस्पेक्ट करेंगे कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो किस तरीके की क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर हुआ है। जैसा हम लोगों ने मेंशन किया था स्टार्टिंग में, वैसे ही है या कुछ अलग बना है प्रोडक्ट। अगर सेम है, जैसे डायमेंशन हमने पहले से डिफाइन किया था वैसे ही है, साइज भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, प्रोडक्ट मटेरियल जो यूज़ किया था बताया था हमने, वैसे ही सेम मटेरियल यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो हमने प्लान किया था, प्लान के अकॉर्डिंगली बना है, तो उसको हम ओके टेस्टेड या फिर पास वाला स्टिकर उस पर चिपका देंगे। अगर ये सारे पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता है वो, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको स्क्रैप में डाल देंगे, वापस से वो रिसाइकल होकर आएगा और फिर उसका प्रोडक्ट तैयार होगा। देन व्हाट इज द नीड ऑफ इंस्पेक्शन। Inspection is essential in any manufacturing process as it is related with the quality output, change in technology, mass production, save money, interchangeability, to develop reputation. So these are the 6 different needs of inspection. Why do we need inspection? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये सारे जो है उसके आंसर्स है, 6 अलग अलग आंसर्स हैं, 6 अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब इसको अगर हम डिटेल में अगर देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्वालिटी आउटपुट।
आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी क्वालिटी सुपीरियर होनी चाहिए, या एटलीस्ट जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, जैसा पेपर पे बनाया था प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से पहले क्या करते हैं, उसका पेपर के ऊपर उस आइडिया को राइट डाउन करते हैं। तो वो जो पेपर है उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरीके की रहेगी, डोनेशन किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है उसमें तय की जाती है। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नीड ऑफ इंस्पेक्शन का, वो क्या है, क्वालिटी आउटपुट। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सुपीरियर होनी चाहिए, ऐसे नॉर्मल ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपका ब्रांड नेम खराब हो जाए। देन सेकंड पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। Earlier, accuracy is not given much more importance in the field of manufacturing, but nowadays, because of advanced technology, modern instruments need of accuracy is stressed. This tends to go for inspection. तो अभी यहाँ पे देखो चेंज इन टेक्नोलॉजी, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा नीड ऑफ इंस्पेक्शन का, चेंज इन टेक्नोलॉजी। माइक्रोफोन किसका ऑन है, ऑफ कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो सेकंड जो पॉइंट है नीड ऑफ इंस्पेक्शन का, वो क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। Earlier, the accuracy is not given much more importance in the field of manufacturing, but nowadays, because of advanced technology, modern instruments need of accuracy is stressed. This tends to go for inspection. अभी पहले क्या करते थे, एक्यूरेसी के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, इंस्पेक्शन का कोई डिपार्टमेंट नहीं बना करता था, बस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे और मार्केट में उसको बेच देते थे, सस्ता चीपर कॉस्ट का बना के उसमें बेच दिया करते थे पहले ज़माने में, ऐसा हुआ करता। बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज अभी क्या किया है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हमारे पास, आसानी होगी सब चीज़ की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए, और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नॉलेज भी जो है अभी आम हो गया है, आपको जो है कैसे ऑपरेट करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना है, और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म भी हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं अभी। तो परचेज अगर करना है, अभी आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, घर बैठे आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। देन उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके जो है पहले यूज़र गाइड्स आते थे, बुकलेट आते थे, आया करते थे, आजकल वीडियोज़ आते हैं, तो वीडियो की मदद से भी आप उसको सीख सकते हो कि किस तरीके से पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है। तो ये सारी सहूलत होने की वजह से अभी ज़्यादा हम लोग एक्यूरेसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर एक्यूरेसी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा दिया जा रहा है एक्यूरेसी के ऊपर, और वो आसान भी हो गया है, एक्यूरेसी को अचीव करना आसान भी हो गया है। देन थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा मास प्रोडक्शन। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एवरी नेशन, वर्ल्ड वाइड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था मटेरियल्स के लेक्चर के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के सब्जेक्ट के अंदर, कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो जो चीज़ें आर्टिफिशियली हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनका प्रोडक्शन रेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो मास प्रोडक्शन हो रहा है। टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चेंजेस देमसेल्फ टू अ मास प्रोडक्शन यूनिट। In mass production industries, 100% inspection may not be possible, which forces them to start sampling inspection. ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन अगर मास प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन हमको करना पड़ेगा। तो ये इंस्पेक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं, जॉब इंस्पेक्शन एक होता है, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन होता है, बैच इंस्पेक्शन एक होता है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग टाइप के इंस्पेक्शंस हैं। तो आमतौर पर मास प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करते हैं। रैंडमली कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेंगे हमारे लॉट में से, ठीक है, और उसका इंस्पेक्शन करके देख लेंगे। अगर वो एक्यूरेट है तो समझ जाएंगे कि पूरा का पूरा लॉट ही बराबर है, अगर वो गलत निकल जाता है तो समझ जाना है कि पूरा का पूरा लॉट ही गलत है। ये इसको बोलते हैं हम लोग सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा नीड ऑफ इंस्पेक्शन। फोर्थ नीड है उसकी, सेव मनी फॉर अवॉइडिंग वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ मैन आवर्स ऑन डिफेक्टेड जॉब्स, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ये सारी चीज़ों का वेस्टेज अगर आपको बचाना है, एनर्जी का वेस्टेज बचाना है, जॉब का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज को अगर हमको बचाना है, ठीक है, एनर्जी के वेस्टेज को अगर आपको बचाना है, और जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके टाइम को अगर बचाना है, तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको बचाना है तो रॉ मटेरियल ही अगर डिफेक्टेड है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा एफर्ट लगा के उसको फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करके देन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में उसको रिमूव करने से अच्छा है कि रॉ मटेरियल का ही आप इंस्पेक्शन कर लो। रॉ मटेरियल अगर बराबर है तो ही उसको आगे मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करो।
आ रही है बात समझ में? इंस्पेक्शन जो है 2 अलग-अलग जगह पे की जाना चाहिए। 4th पॉइंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंस्पेक्शन 2 अलग-अलग पॉइंट्स पे किया जाना चाहिए किसी भी कंपनी में। सबसे पहला, जब आपका रॉ मटेरियल परचेज़ कर कर लेकर आते हैं हम लोग, उस रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, ताकि अगर रॉ मटेरियल ही डिफेक्टिव है तो उसको वहीं पे हटा दिया जाए। और हटा देंगे तो क्या होगा हमारा? टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। और देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद अगेन इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे जो डिज़ायर्ड पैरामीटर्स थे, जो डिज़ायर्ड गोल था हमारा, वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो जानने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे मनी को सेव कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेविंग मनी। फाइनली जो है ये आपका जो जितने भी स्टेप्स है अगर आप ये लेंगे तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली आपके पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, तो इन शॉर्ट क्या बचेंगे? आपके पैसे बचेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ नीड ऑफ द इंस्पेक्शन, interchangeability. To satisfy the interchangeable manufacturing, all subjects of assembly are to be manufactured in the given tolerance zone. This needs to have a proper inspection method and technique. तो अभी इंटरचेंजेबिलिटी किसको बोलेंगे हम लोग? अभी मान लो आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया, अभी नया पार्ट आया जिसके साइज अलग है, डायमेंशंस अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो है सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आप उसको हैंडल करते आ सकते हैं क्या? सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप नए वाले डिज़ाइन को भी इंस्पेक्ट कर सकते हो क्या? उसको चेक कर सकते हो? इस पॉसिबिलिटी को या इस फंक्शन को हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। ओके, देन सिक्स्थ पॉइंट और नीड ऑफ इंस्पेक्शन इज टू डेवलप रेपुटेशन। If the manufacturer provides a good quality of product to the customers, they can develop better reputation in the market. That can be possible because of proper methods and tools of inspection. इसका मतलब क्या है कि जैसा अभी आपका एप्पल का फोन है, आईफोन है, तो उसकी रेपुटेशन किस तरीके की बनी हुई है मार्केट के अंदर कि भाई आईफोन अगर आपके पास है, एप्पल का अगर फोन आपके पास है, मतलब आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है ना? एक रेपुटेशन बना हुआ है। क्यों बना है ये रेपुटेशन? बिकॉज आईफोन ने क्या किया है या एप्पल ने क्या किया है, अपना जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका कंप्लीट इंस्पेक्शन किए बिना मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं किया है या मार्केट में सेंड ही नहीं किया है। जब वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है सारे इंस्पेक्शन स्टेजेस से पास होकर, तभी वो क्या करता है, उसको पैक करके फाइनली मार्केट के अंदर डिस्पैच करता है, जिससे कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट मिलता है वो वेल कैलिब्रेटेड, वेल इंस्पेक्टेड और जिस तरीके से कंपनी ने दावा किया था उन सारे दावों पर खरा उतरने वाला प्रोडक्ट कस्टमर्स के हाथ में पहुंचता है, जिससे कस्टमर में एक रेपुटेशन डेवलप होता है। वही अगर आप जो आपका कंपनी का जो वेबसाइट होती है उसके अंदर अगर आप दावा तो बड़ा बड़ा कर रहे हो, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल ही हैं, वो सारे फीचर्स है ही नहीं, तो रेपुटेशन कैसी बनेगी कस्टमर्स के माइंड में? एक नेगेटिव रेपुटेशन बनेगी, जिससे आपकी जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत कम हो जाएगी। कोई प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं आपका या खरीदना पसंद नहीं करेगा। अगर आप जैसा आप दावा कर रहे हो उस दावे के ऊपर आपका प्रोडक्ट खरा नहीं उतरता है तो रेपुटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मेंटेन करने के लिए आपको इंस्पेक्शन को करना या इंस्पेक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी इंटरचेंजेबिलिटी किसको बोलेंगे? जो हमारे पास अवेलेबल सेटअप है इंस्पेक्शन के लिए, जो सेटअप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर जो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, अब वो पर्टिकुलर एक शेप, एक साइज़ और एक टाइप के प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन किया है ऑब्वियसली। तो मान लो कि अभी वो प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट से ख़त्म हो गई, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग अभी ख़त्म हो गया, नए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं जिसका साइज़ अलग है, शेप अलग है, डायमेंशंस अलग है। तो वो नए प्रोडक्ट के हिसाब से आपके ये सारा जो सेटअप है, इंस्पेक्शन का जो सेटअप लगाया हुआ है, वो उस पे काम करेगा क्या? अगर करता है तो बहुत अच्छी बात, अगर करता है, अगर ये फीचर उसमें काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें काम कर रही है, सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब उसमें
भी काम में आ रहे हैं, नए शेप वाले प्रोडक्ट के अंदर भी अगर काम में आ रहे हैं, तो इस फीचर को हम लोग बोलेंगे इंटरचेंजेबिलिटी। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो व्हाट इज प्रिसिशन? Precision is defined as a repeatability of the measuring process, a set of measurements with the almost same or close dimensions. Set of measurement क्या करेंगे हम यहाँ पे? Number of measurements लेंगे जिसका एक दूसरे से जो रिलेशन रहेगा, एक दूसरे से जो दूरी रहेगी वो बहुत कम रहेगी। एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज अगर आपके पास रीडिंग्स आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिसाइज डायमेंशंस या प्रिसिशन। प्रिसिशन इज ऑल्सो associated with the measurement. Precision has not any meaning for only one measurement, but it exists for a set of dimensions. सेट लेना पड़ेगा हमको, नंबर ऑफ डायमेंशंस यहाँ पे लेने पड़ेगा, अलग अलग रीडिंग्स लेने पड़ेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए रीडिंग्स लेने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो प्रिसाइज है या नहीं है। If for different readings of measurement, values are varied by a small amount than the mean average value, and if lesser variation are present, called precision measurement system. For example, reading of a job with true value 10.00 millimeter, which are accurate, are 10.001, 10.000, 10.001, 9.999, 9.999, 10.000, 10.001. सो अगर अभी देखो यहाँ पे हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है? 10.00 मिलीमीटर का है। अब यहाँ पे हम लोग कितने रीडिंग ले रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 हमारे पास रीडिंग्स है। अब ये क्या है? हमारे सेट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, सेट ऑफ डायमेंशन, दिस सेट ऑफ डायमेंशंस, दिस सेट ऑफ डायमेंशंस इंक्लूड द 7 डिफरेंट रीडिंग्स। 7 अलग अलग हमने रीडिंग ली। अब इन सातों का एक दूसरे के साथ अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस 0.1 का डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है। ओके, अभी ये एक्यूरेट के साथ साथ प्रिसाइज भी है, या फिर प्रिसाइज के साथ साथ एक्यूरेट भी है वैल्यूज, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू से बिल्कुल क्लोज है। सो प्रिसिशन इज अ सेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, विच हैव क्लोज्ड वैल्यूज और हैविंग लीस्ट डिफरेंस इन बिटवीन देम। सारे जो मेजर्ड वैल्यूज रहेंगे उनका जो डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस रहेगा। Precision is the degree to which an instrument gives a repeated measurement of the same standard. Then आते हैं हम लोग accuracy की तरफ। So the purpose of measurement is to determine the true dimensions of a given part, but no measurement can be absolutely accurate. There is always an error at the time of measurement. तो जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि 100 सेंटीमीटर की बार्स को मैन्युफैक्चर करवाना है, सिलेंड्रिकल बार्स को, जिसका लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, सो इट इज इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर with such kind of dimensions. Why? Because there are certain types of errors which may occur while manufacturing the product or at the time of measuring the product. So we cannot say confidently that this product is up to the mark or have the exact dimension as we have planned. That's why we prefer tolerances for manufacturing any kind of the product. So here accuracy is used to determine the true dimensions of given part. Okay, there is always an error, and there is always error may occur
at the time of measurement or at the time of manufacturing. The amount of error depend upon the various factors such as quality of the material, skill of the operator, surrounding or environmental conditions, material of the tool, and machine being used for manufacturing. So these factors may affect the quality of the product or accuracy of the product. Because of this, the true dimensions of a given job cannot be determined exactly, but it can be approximated only. अब इसका डेफिनेशन अगर हम देखते हैं एक्यूरेसी का किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी. आपका जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है वो ट्रू वैल्यू से कितना करीब है, और जितना ज़्यादा करीब रहेगा और जितना ज़्यादा क्लोजनेस रहेगा उसमें मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ में, उतनी ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी. और जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा आपका मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ में, उतनी ज़्यादा उसके अंदर एक्यूरेसी रहेगी, इनएक्यूरेसी रहेगी या फिर एरर रहेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं. ओके, Yes, sir. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक्यूरेसी को समझने. फॉर एग्जांपल, if a true value of a job is 10.25 and the measured values are 10.15, 10.14, 10.29, then they are not accurate compared to 10.24. अगर हम 10.24 के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो इसमें एक्यूरेसी कम हो रही है. So the factors affecting the accuracy. So there are 5 different factors which may cause the inaccuracy or reduces the accuracy. The first point is machines used for production. अगर आप improper machines का इस्तेमाल करते हो जिसकी वजह से आपको inaccuracy मिल सकती है. Then equipment used for measurement. मेजरमेंट के लिए आप improper instruments का अगर इस्तेमाल करोगे, improper way में उसको handle करोगे, then also it may lead to inaccuracy or error. Then environmental conditions. If we would not provide adequate lighting system during the manufacturing, then also it may lead to inaccuracy. Okay. Then skill of the operator. And the last one is raw material used for making the job. So these are the some factors which may affect the accuracy of the product. Now we will see the factors which may affect the accuracy of the measuring instrument. Measuring instruments को जो है किस तरीके का नुकसान हो सकता है या किन चीज़ों से उसको बच के रहना है, या क्या चीज़ों की वजह से उसमें इनएक्यूरेसी आ सकती है, एरर आ सकती है. So here are few factors which may affect the accuracy of the measuring instrument. First is make an instrument, calibration of instrument, handling of instrument, proper method of using instrument, reading, taking style of an instrument, environmental conditions. So these are the 6 different points which may lead for error in case of measuring instrument. So here is the comparison between accuracy and precision. This is the table in which different points are discussed, which we have been discussing since last 1 hour. So you can take a snap of this. आते हैं अभी हमारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के ऊपर. फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो सेंसिटिविटी. अभी सेंसिटिविटी को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो आपका मोबाइल फोन. आपके मोबाइल फोन में क्या होता है, सेंसिटिविटी है वहां पे लगी हुई, सेंस करता है वो. किस तरीके से सेंस करता है, जैसा भी आप फिंगर से उसको टच करते हो, जिस भी पार्ट पे टच कर रहे हो, स्क्रीन के जिस हिस्से पे टच कर रहे हो, जिस बटन पे टच कर रहे हो,
वो उसके हिसाब से रिएक्शन देगा, उसके हिसाब से कमांड देगा। अगर उसके अंदर सेंसिटिविटी प्रॉपर नहीं रहेगी तो क्या होगा, आप कितना भी टच कर लो अंदर कमांड ही नहीं जाएंगे, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो सेंसिटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर in case of the measuring instrument or metrology. Sensitivity is the quotient of the change in observed variable and the corresponding change in the measured quantity, or it is the ability of measuring instrument to detect a small variation in the quantity being measured. बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बोलते हैं ना हम लोग, मतलब क्या है सेंसिटिव, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर उसके अंदर चेंज हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको फौरन ही डिटेक्ट कर लेगा। आमतौर पे ये जो फीचर होता है वो सेंसर्स के अंदर होता है और सेंसर से ही ये टर्म बना है सेंसिटिव। ओके, सिर्फ मशीन्स में होता है ऐसा नहीं है, सेंसिटिविटी ह्यूमंस के अंदर भी होती है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है अब यहाँ पे, जैसा मैंने आप लोगों को वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया था कि वर्नियर कैलिपर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। एक तो मैनुअल टाइप का है, दूसरा डायल इंडिकेटर टाइप का है, तीसरा डिजिटल टाइप का है ना। अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो तीनों में सबसे फास्ट जो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा वो कौन करेगा, डिजिटल। यस, वेरी गुड। डिजिटल टाइप का जो रहेगा आपका वर्नियर कैलिपर वो एकदम फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा, फास्ट रीडिंग देगा। तो ये रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी यहाँ पे वैल्यू तो मेजर कर लिया है और सब प्रॉपर वे में किया है, जैसा बताया गया था उस तरीके से ही किया है, जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे उसको ही फॉलो किया आपने, बट उसके बावजूद क्या हो रहा है कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत लेट आ रहा है, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो रिस्पॉन्स टाइम भी क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसका। अभी टू व्हीलर्स जो होते हैं ना, टू व्हीलर्स का अगर आप स्पीडोमीटर देखेंगे तो दो टाइप के आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेंगे। एक जो है वो आमतौर पे देखने को मिलता है मैकेनिकल टाइप का, जिसके अंदर कांटा वगैरह लगे होता है। आप कितनी स्पीड से मूव कर रहे हो उसके हिसाब से कांटा क्या करेगा, वो मूव करेगा। पॉइंटर, कांटा मतलब क्या है, पॉइंटर। आप पॉइंटर में उसके हिसाब से फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है डिजिटल टाइप स्क्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल स्पीडोमीटर। उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना वो तुरंत आते हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर का जो रिस्पॉन्स रहता है वो 0 टाइम में रिस्पॉन्स वो डिस्प्ले करने लगता है, बिल्कुल मिनिमम टाइम। तो ये जो है ना डिले, मैकेनिकल लिंकेजेस में डिले होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर में क्या होता है, देयर विल बी नो डिले, तुरंत ही जो है आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टाइम आपका सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट to give the same value every time the measuring instrument of a given quantity is repeated under the same condition. अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर रहे हैं और सेम टाइप की रीडिंग, मतलब लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट भी जो है वो सेम ही है। आपका जो लॉट है 100 क्वांटिटी का 100 आइटम्स का आपका लॉट है, और आपको क्या करना है, 100 के 100 आइटम्स का मेजरमेंट करना है और सबकी लेंथ ही मेजर करनी है। तो हर मर्तबा जो है आपको अलग अलग रीडिंग नहीं आनी चाहिए, सेम तरीके की रीडिंग आनी चाहिए विद द सेम सेटअप। इसको बोलेंगे हम लोग रिपीटेबिलिटी। आपको बार बार आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसको 0 पे सेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेम जो है अरेंजमेंट से, सेम सेटिंग से आप लोग सारे के सारे 100 के 100 क्वांटिटी का अगर आप मेजरमेंट कर पा रहे हो तो दिस फीचर और दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज रिपीटेबिलिटी। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इज द फ्रेमिंग और चेकिंग द स्केल और रीड आउट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड्स, और इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एरर्स फ्रॉम द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द नीड ऑफ कैलिब्रेशन, क्यों जरूरी है हमको कैलिब्रेशन, क्यों करना चाहिए हमको कैलिब्रेशन? To take into account the error producing properties of the each component. क्या होता है
आप अगर आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 month, 2 months, 3 months, 6 months or 1 year, there will be some error which may occur while reading the measurements. We may calibrate the measuring instrument after certain time period. हमको एक टाइम पीरियड फिक्स कर लेना चाहिए. अब वो टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम किसके ऊपर डिपेंड करता है? That may depend upon the which type of measuring instruments you are using, and that particular measuring instrument is manufactured by which company, and that company referring how much time period for calibration. अभी हर कंपनी जो है ना डिफाइन करती है कि इस इंस्ट्रूमेंट को इतने दिन के बाद इसका कैलिब्रेशन करवाना पड़ेगा. प्रोडक्ट ए का जो कंपनी है वो बोलेगी 6 मंथ्स के बाद इसको कैलिब्रेशन करवाना ज़रूरी है. प्रोडक्ट बी की जो कंपनी रहेगी वो बोलेगी कि 9 मंथ्स के बाद करवाना ज़रूरी है. प्रोडक्ट सी की जो कंपनी है वो बोलेगी कि 12 मंथ्स के बाद इसको कैलिब्रेशन करवाना ज़रूरी है. अगर आप 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स के बाद प्रोडक्ट ए, इंस्ट्रूमेंट ए, बी और सी को अगर यूज़ करते रहोगे तो हो सकता है कि आपको जो रीडिंग्स मिलेंगे वो इनएक्यूरेट रहेंगे या उसके अंदर किसी टाइप का एरर इंक्लूड हो जाए. तो दैट्स वाई फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड or for being more confirm or more accurate, we may calibrate the measuring instruments. Second point क्या है? To take into account environmental errors. बाज़ दफ़ा environmental conditions की वजह से भी आपके measuring instruments में कुछ variations आ जाते हैं, उसको भी consider में लेना पड़ेगा. उसको भी check करने के लिए calibration का करवाना ज़रूरी है. To understand or detect एरर जनरेटेड ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. कंटिन्यूसली अगर हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते रहेंगे तो ऑब्वियसली इसका वियर एंड टियर होगा और उसमें इनएक्यूरेसी आएगी और एरर आएगी. टू अश्योर क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अगर आप कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन रहेगा वो सुपीरियर रहेगा, वो अच्छा रहेगा. पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको वहाँ से मिलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, टू गेट मीनिंगफुल रिजल्ट्स फ्रॉम द मेजरमेंट. एक्यूरेट रिजल्ट, तो आप जितना जो मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा नतीजा निकलेगा. देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट. अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट which states the range of values within which the true value, conventional true value, is estimated to lie. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरचेंजेबिलिटी. ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया. इन older days some workers are used for production as well as assembly, and the separate inspection were not required to be carried out at the same time of manufacturing. एक ही वर्कर दो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया करता था पहले, जिसकी वजह से उसको इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उसको पता होता था कि उसका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कैसा है. शुरुआत से आखिर तक अगर एक ही वर्कर काम करता है तो उसको पता रहता है. बट नाउअडेज द सिनेरियो हैज़ बीन चेंज. अलग अलग वर्कर्स जो है अलग अलग काम करने के लिए यहाँ पे यूज होते हैं. अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वर्कर्स रहते हैं, इसलिए इंस्पेक्शन का करवाना हर स्टेज पे जरूरी है. एनी कंपोनेंट और पार्ट डिड नॉट फिट प्रॉपरली एट द टाइम ऑफ असेंबली, द सेम वर्कर विल टेक केयर अबाउट द चेंजेस एंड असेंबली इज डन. In new concepts nowadays, all parts of an assembly are manufactured at the different places and assembled at a different place. जैसा हम बजाज का अगर एग्जांपल देखते हैं, बजाज पल्सर वगैरह देखा ना आप लोगों ने, बजाज के ऑटोज भी देखे होंगे आप लोगों ने. तो बजाज जो कंपनी है वो सारे जो प्रोडक्ट्स है, सारे जो पार्ट्स है व्हीकल के, वो सारे के सारे पार्ट्स नहीं बनाते. वो सारे पार्ट्स अपने वेंडर से लेती है. छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज होते हैं. किसी एक इंडस्ट्री से हेडलाइट आएगा, किसी एक इंडस्ट्री से पेट्रोल का टैंक आएगा, किसी एक इंडस्ट्री से सीट कवर आएगा, किसी की इंडस्ट्री से टायर्स आएंगे, किसी एक इंडस्ट्री से जो है हैंडल वगैरह आएगा, किसी की इंडस्ट्री से जितना भी आपका सेफ्टी गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं उसको वो आएंगे. तो ऐसे अलग अलग जो है आपके वेंडर्स हो सकते हैं. उन वेंडर्स से सारा सामान लेकर एक दूसरी जगह पे उसकी असेंबली की जा सकती है. तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग कंपनी से करवा रहे हैं और असेंबली अलग जगह पे कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्यूरेसी को फॉलो करना या फिर जो गिवन डायमेंशंस थे उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. द कोप अप विद द डिमांड ऑफ मास प्रोडक्शन, नाउअडेज द प्रोडक्शन शुड बी सच दैट
इट शुड बी असेंबल्ड एट एनी प्लेस एंड बाय एनी वर्कर। आपके जो प्रोडक्ट है उसका इतना ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए कि किसी भी जगह पे अगर उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहे और कोई भी वर्कर उसको अगर हैंडल कर ले तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। पर्टिकुलरली वही जो आदमी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए जो शुरुआती स्टेजेस में था या जिसने जो है इसकी बुनियाद रखी।